तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने पॉलिटी की यात्रा को शुरू किया है। आप एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर ही सकता हूँ। हालांकि ये जो कुछ पंच लाइन्स हैं आपको रोज़ाना सुनने को मिलती होंगी हर एक लेक्चर में, कैसे हो आप, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो स्वस्थ और मस्त और व्यस्त, आपको ये तीनों चीज़ें रहनी है, ठीक है ना बेटा? ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोलता हूँ, आपको ठीक है ना, स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है और व्यस्त भी रहना है। व्यस्त कहाँ पे रहना है? अपनी पढ़ाई लिखाई में, ठीक है? बहुत अच्छे से हर एक लेक्चर को आपको फॉलो करना है। चलिए, तो हम लोग संवैधानिक विकास के इतिहास को पढ़ रहे हैं बेटा। संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर बहुत टफ है, ठीक है बेटा? एक बार ठीक है ना, एक एक लेक्चर्स को शुरू से फॉलो करो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले लेक्चर को पढ़ो, दूसरे को पढ़ो, तीसरे लेक्चर को पढ़ो, ठीक है? अपने आप बेटा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खुद पता चल जाएगा कि टफ है या फिर सिंपल है। बात समझ में आ रही है? 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर बेटा उसमें जो संशोधन हुआ है 1781 का संशोधन, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसमें भी संशोधन हुआ है। 1786 का संशोधन, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद बेटा 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह है बेटा 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ है, क्लियर है? और उसके बाद बेटा 1833 के चार्टर एक्ट से 1853 का चार्टर एक्ट किन पहलुओं में भिन्न है, इन सभी का अध्ययन करना है। ये संवैधानिक विकास का इतिहास है। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, हर एक अगले अधिनियम की जो बातें होंगी वो कहीं ना कहीं पिछले अधिनियम से कनेक्टेड होंगी, उसकी दोष, उसकी कमियों को दूर करने वाली होंगी, या कुछ बेटा नई अतिरिक्त ठीक ना चीज़ों को जोड़ने वाली होंगी। अर्थात या तो पूर्व के कानूनों में संशोधन किया जाएगा, या कुछ बेटा ऐसे कानून होंगे जो कि नए बनकर आएंगे भारत में कंपनी के शासन प्रशासन से संबंधित, ठीक है? तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर करना है, और इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? और हाँ, ये बेटा एक चैन है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से। ऐसा नहीं कि सर जैसे मान लीजिए कि 1853 का चार्टर एक्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सर की यही वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद ठीक है भाई काम हो जाएगा, या रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को देख लेते हैं, अगली पिछली वीडियो से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, ये एक चैन है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये संवैधानिक विकास का इतिहास है, ठीक है? हर एक अगले लेक्चर को पढ़ने से पहले बेटा आपको पिछले लेक्चर्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर है? और आप इनको इतने भी हल्के में मत लो, क्योंकि आपको मॉडर्न में भी आते हैं और आपकी पॉलिटी में भी आते हैं। दो सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर कराते हैं, मॉडर्न और पॉलिटी के, ठीक है बेटा? संवैधानिक विकास के इतिहास, तो इसलिए इनको बहुत जरूरी है पढ़ना। दूसरा बेटा, पॉलिटी में जो आपके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है, आपके संविधान की विशेषताएं, आपके संविधान के उपबंध है, ठीक है बेटा? बहुत सारे उपबंध कहीं ना कहीं बेटा इन्हीं अधिनियमों से प्रेरित हैं, लिए गए हैं, या तो सीधे तौर पर, या कुछ बेटा ऐसे उपबंध हैं जो संशोधन के पश्चात लिए गए हैं, तो इसलिए भी इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? पॉलिटी का पेड बैच आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा बेटा, और जितने भी पीडीएफ होंगे प्रीवियस ईयर्स के वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए बेटा आपको 8218758574 पर आपको बेटा व्हाट्सएप करना होगा, ज्वाइन पॉलिटी बैच, या फिर बेटा आप इस नंबर पर कॉल करके भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा 1853 के चार्टर एक्ट की। आइए चलते हैं। देखो बेटा, ये चार्टर अधिनियम है। मैं बार बार हर एक में बोलता हूं, चार्टर क्या होता है? एक प्रकार का बेटा अधिकार पत्र होता है, ठीक? अधिकार पत्र होता है। तो आइए बेटा, इस चार्टर एक्ट में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार कंपनी को दिए गए या कौन कौन से अधिकार कंपनी से छीन लिए गए, ठीक है ना? पूर्ववर्ती अधिकारों की तुलना में क्या क्या हुआ। तो बेटा अगर मैं 1833 के चार्टर एक्ट से तुलना करूं, तो 1833 के चार्टर एक्ट को मोटा मोटा मैं एक बार बेटा रिकॉल कर देता हूं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा और आप इससे कनेक्ट भी कर पाओगे सारी चीजों को। 1833 के चार्टर एक्ट में बोला, ठीक है बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह बेटा अब आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है बेटा? इसकी परिषद में एक सदस्य, ठीक है, अस्थाई ऐड किया गया, एक सदस्य अस्थाई ऐड किया गया था, ठीक है बेटा? अस्थाई, जो कि एक विधि सदस्य होता था, विधि सदस्य। आप इसका नाम जानते हैं बेटा, इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था बेटा इसका? लॉर्ड मैकाले नाम था इसका। ये विधि सदस्य होता था, आपको पता है। और बेटा 3 सदस्य स्थायी होते थे उसकी काउंसिल में,
3 सदस्य स्थायी होते थे। ठीक है, इससे संबंधित बेटा सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से ज्यादा क्लियर की थी। अब बेटा इसकी तुलना में यहाँ क्या परिवर्तन हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या कोई परिवर्तन 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ? तो पिछले से कंपैरिजन करके आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए बेटा तो इसमें देखते हैं 1853 का बेटा जो चार्टर एक्ट था, 1853 के चार्टर एक्ट में आइए समझते हैं क्या था। तो बेटा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल ये तो होगा ही होगा बेटा, ठीक है ना। और अब जो उसकी परिषद होगी, उसकी परिषद में बेटा जो एक सदस्य अस्थायी था बेटा, जो विधि सदस्य था अस्थायी, ठीक है, जो कि बेटा विधि सदस्य था, अब उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन का मतलब है बेटा कि वो अब पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, अर्थात बेटा वो स्थायी सदस्य हो जाता है। और इसी के तहत बेटा पहले से 3 सदस्य स्थायी थे और अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 4 हो जाती है, अब 4 सदस्य परमानेंट हो जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, एक सदस्य अस्थायी था, विधि सदस्य था, लॉर्ड मैकाले, अब यहां मैकाले को बेटा स्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है, सबसे पहला बेटा। दूसरा, ठीक है, चूंकि भारत का गवर्नर जनरल है, तो भारत का गवर्नर जनरल है तो बेटा मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी है बेटा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ठीक है गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया और केवल व केवल उनकी टेरिटोरी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको रहा? भारत के गवर्नर जनरल को रहा। यहां पर भी बेटा ऐसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं था। यहां पर भी बेटा भारत का गवर्नर जनरल ही मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण करेगा। ठीक है ना। विधि आयोग की स्थापना की गई थी बेटा इस अधिनियम के तहत। वो विधि आयोग बेटा जिसकी स्थापना की गई थी, उस विधि आयोग में थोड़ी बहुत और ठीक है मैं बोल सकता हूं बेटा परिवर्तन हुए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है बेटा यहां पर भी ठीक कहानी बिल्कुल वैसे ही चलती रही। इसके बाद बेटा यहां पर बोला गया था 1833 के चार्टर एक्ट में कि 10.5% का लाभांश डिविडेंड कंपनी तब तक देती रहेगी अपनी शेयरधारियों को जब तक कि क्राउन समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। अब यहां क्या बोला गया, यहां यह समझना जरूरी है बेटा। 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया, ठीक है बेटा, कि जो कंपनी है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी से ठीक है ना व्यापार तो छीन लिया ही गया है बेटा, व्यापार तो पूरा का पूरा छीन चुका है 1833 में ही, क्लियर है। अब यहां बोला गया है कि व्यापार तो छीन लिया गया, लेकिन बेटा उससे प्रशासन और उसके जो राजनीतिक अधिकार हैं वो कभी भी छीने जा सकते हैं, क्लियर है बेटा। तो क्या बोला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ठीक है उसका प्रशासन ठीक है ना क्राउन या बेटा सरकार कभी भी छीन सकती है, कभी भी छीन सकती है, इस बात को क्लियर कर दिया गया। ठीक, कभी भी छीन सकती है बेटा, उससे प्रशासन का अधिकार भी कभी भी छीन सकती है। और जब तक उससे प्रशासन का अधिकार नहीं छीन रही तब तक कंपनी बेटा भारत में, ठीक, कंपनी किस हैसियत से भारत में प्रशासन कर रही है, तो कंपनी तब तक भारत में जो प्रशासन कर रही है वो क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के तौर पर या ट्रस्टी की हैसियत से, क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी की हैसियत से बेटा वह तब तक भारत पर प्रशासन कर रही है जब तक कि बेटा कंपनी को भारत से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका प्रशासन क्राउन या सरकार कभी भी छीन सकती है। बात समझ में आ रही है। और बेटा अब कंपनी किस हैसियत से भारत पर शासन कर रही है, तो कंपनी बेटा क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के तौर पर भारत पर प्रशासन कर रही है। उसकी हैसियत भी बता दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, ले लिया होगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपने देखा था बेटा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से बना है ना, पता है ना बेटा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था बेटा, इसका वेतन 1793 के अधिनियम से मिलना शुरू हुआ है,
1793 के अधिनियम से इसका वेतन बेटा आपको पता है, ठीक है ना। और इसका वेतन बेटा कब तक दिया गया है, तो इसका वेतन बेटा 1919 के, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम तक बेटा इसका वेतन, भारत शासन अधिनियम तक बेटा इसका वेतन, ठीक है, दिया जाता रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बेटा मैंने आपको बता दिया था कि 1793 के अधिनियम से इसके वेतन की शुरुआत हुई है। बात क्लियर है बेटा, इस बात को क्लियर कर लीजिए। और इसका जो वेतन है वो, ठीक है ना, भारत 1919 के भारत शासन अधिनियम तक दिया जाता रहा है। क्लियर है। अब बेटा इसके वेतन के संदर्भ में बात यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन कितना होगा, वेतन कितना होगा, इसको तय करेगी ब्रिटिश सरकार। वेतन कितना होगा इसको कौन तय करेगा, ब्रिटिश सरकार। क्लियर है। देखो बेटा ये जो पूरा इतिहास है ना अभी तक का, ये कंपनी के अधिकारों को कम करके सरकार के अधिकारों को बढ़ाने का है, ठीक है। ये पूरा इतिहास, अगर इस इतिहास का एक मैं निचोड़ बताऊं ना आपको, तो बेटा भारत में कंपनी के शासन, प्रशासन और व्यापारिक संबंधी अधिकारों को कम करके बेटा, ठीक है, सरकार के अधिकारों को बढ़ाना, सरकार के नियंत्रण को कंपनी के ऊपर स्थापित करने की ही शुरुआत है। और अब तक तो बेटा 1853 तक आते आते तुम्हें पता है कि कंपनी अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। कंपनी के पास वास्तव में अब कोई बेटा ऐसा प्रमुख अधिकार बचा ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली होगी। चलिए तो नेक्स्ट बेटा, तो वेतन ब्रिटिश सरकार तय करेगी, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी और कर्मचारियों का कितना वेतन होगा इसको ब्रिटिश सरकार तय करेगी, लेकिन वेतन देगा कौन, ठीक है। वेतन तय कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार, लेकिन बेटा देता किसकी होगी, देगा कौन उस वेतन को, तो देगी कंपनी, उस वेतन को कंपनी देगी। बात क्लियर। वेतन कितना होगा इसको ब्रिटिश सरकार तय करेगी, लेकिन बेटा देयता किसकी होगी, कंपनी की होगी, अर्थात कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन देगी। और ये वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये 1919 के भारत शासन अधिनियम तक भारतीय राजकोष से ही दिया जाता रहा, भारतीय राजकोष से ही दिया जाता रहा, ठीक है, जाता रहा। 1853 के अधिनियम से लेके ये बेटा 1919 के भारत शासन अधिनियम तक भारतीय राजकोष से दिया जाता रहा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, अब भी मैंने क्लियर कर दी, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं क्या क्या है। 1833 के चार्टर एक्ट से अगर इसकी तुलना करें तो 1833 के चार्टर एक्ट में बेटा, ठीक ना, गवर्नर जनरल उसकी परिषद में एक सदस्य अस्थायी ऐड किया गया, जो कि विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, ठीक है बेटा। 3 सदस्य स्थायी हुआ करते थे। ये बात समझ में आ गई। बंबई और मद्रास बेटा प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के पास था। यहां पर बेटा कानून बनाने का अधिकार तो भारत के गवर्नर जनरल के पास ही रहा, लेकिन बेटा जो एक सदस्य अस्थायी था बेटा, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया, वो स्थायी सदस्य हो गया और टोटल सदस्यों की संख्या 4 हो गई। मतलब अब विधि सदस्य बेटा स्थायी सदस्य हो गया, अब विधि सदस्य स्थायी सदस्य हो गया। ध्यान रखना बेटा, अब वह स्थायी सदस्य हो गया, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका प्रशासन क्राउन, ठीक है, यह ब्रिटिश सरकार कभी भी छीन सकती है। और बेटा भारत में वह क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारी की ट्रस्टी है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारी की ट्रस्टी माना गया। मैं लिख सकता हूं बेटा ईआईसी को, ठीक है ना, क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की, क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी माना गया बस। और उनके ट्रस्टी के तौर पर ही भारत में प्रशासन कर रही है। देखो भैया, सुन लो, समझ लो, उसके अधिकारों में कितनी कमी हो गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आइए बच्चों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद क्या था बेटा, आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखा था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके सदस्यों की संख्या बेटा 24 की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, 24 सदस्यों की संख्या थी। सदस्यों का कार्यकाल बेटा 4 वर्ष का था, ठीक है ना। 1/4 सदस्य मतलब 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। रट चुका होगा बेटा, प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, याद हो चुका होगा पूरी तरह से,
अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है, पूरी तरह से याद हो चुका होगा। अब बेटा यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। और 18 में भी बेटा 6 सदस्य ऐसे होंगे, 6 सदस्य जो कि बेटा क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मतलब बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी क्राउन ने सीधे सीधे हस्तक्षेप किया और बेटा 18 में से 6 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य मोटा मोटा बेटा क्राउन ने अपने द्वारा मनोनीत करने की बात कही, क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। शेष बचे हुए बेटा जो 12 सदस्य होंगे, 12 सदस्य वो वही बेटा जो पुराना फंडा था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स में जिन लोगों को भी वोट देने का अधिकार होगा उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो वो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्यों के द्वारा। तो बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना में तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अगला जो प्रावधान है, मैं चौथा प्रावधान लिख सकता हूं, 2 ये हो गए थे, तीसरा प्रावधान ये रहा। अब मैं चौथे प्रावधान की ओर चलता हूं। चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान ये था बेटा कि ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर पहली बार बेटा भारत में ठीक है ना ओपन सभी के लिए बेटा, ठीक है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, खुली प्रतियोगी परीक्षा बोलते क्योंकि सभी के लिए ओपन थी, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा बेटा, ठीक है ना, मैं बोल सकता हूं, ठीक है, चयन की, ठीक है ना, प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहली बार ऐसा हुआ बेटा कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, ठीक है, चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अर्थात अब किसी भी सरकारी पद पर, ठीक है, चुने जाने के लिए, ठीक है ना, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा, जैसे आप वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, और उसी तरह से बेटा आपका, ठीक है, चयन होगा, उसी प्रकार से आपका चयन होगा। चलिए, ठीक है, उसी तरह से आपका चयन होगा। तो पहली बार बेटा खुली प्रतियोगी, ठीक है, परीक्षाओं के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस एक्ट की सबसे अच्छी बात यही थी। हालांकि 1833 में इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अड़ंगा लगा दिया, ठीक है, ये उचित समय नहीं है। और 1853 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बेटा चयन की शुरुआत हुई। चलिए, इसके बाद बेटा इसके अगले प्रावधान पे आए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को बेटा? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगले प्रावधान पर आते हैं। तो अगला प्रावधान क्या है इसको समझ लेते हैं। तो मोटा मोटा बेटा सारे प्रावधान आपने बहुत अच्छे से देख लिए। 1853 के चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान जो ये था बेटा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन तथा उसके उत्तराधिकारियों की ट्रस्टी माना गया, ठीक है ना। और ठीक है, सरकार जब चाहे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सकती है। सरकार जब चाहे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सकती है, ठीक है। स्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया गया था। जो अस्थायी सदस्य था, विधि सदस्य था, अब वह स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त कर चुका था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या बेटा, ठीक ना, 24 से घटाकर 18 कर दी थी। और यहां पर ये बेटा महत्वपूर्ण प्रावधान है। और पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। चलिए, अब यहां पर बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है ना, एक अधिकार दिया गया। क्या बेटा? कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में नई प्रेसिडेंसी बना सकता है। नई